जय हिंद दोस्तों। कभी सोचा है कि एक छोटा सा फैसला जैसे कि सोशल मीडिया पर एक बैन एक पूरी की पूरी सरकार को गिरा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जी हाँ, सितंबर 2025 में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। और ये घटना दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और इस पूरी कहानी का जो नतीजा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। नेपाल में वहां के नौजवानों ने, देश के यूथ ने अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंका। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन इस पूरी क्रांति की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 8 सितंबर का वो दिन, जिसे आज नेपाल में ब्लैक डे के तौर पर याद किया जाता है, उस दिन विरोध प्रदर्शनों में हुई झड़पों में कम से कम 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये पूरा संकट आखिर शुरू कहाँ से हुआ? वो पहली चिंगारी क्या थी? वो चिंगारी थी सरकार का एक फैसला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला। तो हुआ ये कि 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने अचानक से एक ऐलान कर दिया। उन्होंने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ तक कि व्हाट्सएप, ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, एकदम से, रातों रात। अब यहाँ पर जो बात है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें थीं। सरकार का कहना था, भाई देखो, हम तो बस स्थानीय कानून लागू कर रहे हैं, फेक न्यूज़ और हेट स्पीच को रोकना चाहते हैं और देश की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो युवा थे, जो आम लोग थे, उन्होंने इसे देखा एक सीधे सीधे सेंसरशिप के तौर पर। उन्होंने कहा, ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश है, हमारी आज़ादी पर हमला है। तो चलिए अब उस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे ये चिंगारी आग में बदली। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक सरकारी ऐलान एक पूरे देश में फैलने वाले आंदोलन में कैसे तब्दील हो गया। और देखिए हालात कितनी तेजी से बदले। 4 सितंबर को बैन का ऐलान होता है। सिर्फ 3 दिन बाद 7 सितंबर को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और फिर आता है अगला दिन, 8 सितंबर, वो ब्लैक डे। हजारों लोग संसद की तरफ मार्च कर रहे थे और तभी झड़पें हुई जो जानलेवा साबित हुई। लेकिन लोग रुके नहीं। 9 सितंबर को कर्फ्यू लगा था, इसके बावजूद प्रदर्शन और भी तेज हो गए, इतने तेज कि सरकार के अंदर ही इस्तीफों की झड़ी लग गई। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सरकार को जब तक ये बात समझ आई और उन्होंने बैन वापस लेने की पेशकश की, तब तक सच कहूं तो बहुत देर हो चुकी थी। अब लोगों का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं था। अब ये आंदोलन पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव की मांग बन चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी को अगर वाकई समझना है ना, तो ये जानना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं थी। वो तो बस एक चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। असली आग, जो असली वजह थी, वो तो सालों से सुलग रही थी। तो फिर सवाल वही है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ? जवाब है, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस विद्रोह के पीछे की जो असली वजहें थीं, वो बहुत गहरी थीं। सोचिए, दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता, ऊपर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, इसने लोगों का सिस्टम पर से भरोसा ही उठा दिया था। और फिर दूसरा पहलू था अर्थव्यवस्था का। देश की इकोनॉमी ठप पड़ी थी, नौकरियां थी नहीं, और इसने जेनजी यानी देश के नौजवानों के अंदर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन भर दिया था। इस आर्थिक हताशा का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाइए। हर दिन, मैं कह रही हूँ हर रोज, लगभग 5,000 नौजवान नेपाली काम की तलाश में अपना देश छोड़ने पर मजबूर हैं। बस यही वो गुस्सा था, यही वो हताशा थी जो उस दिन सड़कों पर सैलाब बनकर उतरी। तो सरकार तो गिर गई, लेकिन इसके साथ ही नेपाल एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जो बहुत जरूरी भी है और खतरनाक भी। अब आगे देखिए, 3 बड़े खतरे सामने हैं। पहला, पॉलिटिकल वैक्यूम, मतलब कोई साफ लीडरशिप नहीं है जो देश को संभाल सके, हर तरफ अनिश्चितता है। दूसरा, आर्थिक खतरा, जो इकोनॉमी पहले से ही कमजोर थी, इस संकट के बाद उसके और ज्यादा बिगड़ने का डर है। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर, पड़ोसी देश जैसे भारत और चीन, वो इस अस्थिरता को अपने फायदे के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि देश के अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के दबाव मिलकर नेपाल का भविष्य तय करेंगे। एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट की अपनी चुनौतियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी प्रभाव का भी खतरा मंडरा रहा है।
ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या नेपाल एक नए यूथ लेड डेमोक्रेसी यानी युवाओं के नेतृत्व वाले लोकतंत्र की तरफ बढ़ेगा, या फिर अस्थिरता के एक गहरे दलदल में फंसकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये भविष्य अब नेपाल के नौजवानों के ही हाथ में है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।